जय हिंद दोस्तों। जैसे आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है ये एनडीए वाला, इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके साथ। ऑथेंटिक सॉल्यूशन बिल्कुल लगभग यूपीसी यूपीएससी की वैसे तो आंसर की सभी की मैच नहीं कर पाती है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि 100% आपको ऑथेंटिक मिलेगा। 100% तो कुछ नहीं होता है यूपीएससी में, लेकिन हाँ ऐसा ही होगा जैसा जो मैं कहूँगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। तो लाइसोसोम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है। विजिबल तो है ना। चलिए, तो पहली क्या दिया गया, दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नोट पूछा गया, किसका ध्यान रखें, नोट करेक्ट। उसके बाद दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, नहीं, ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल को नहीं तोड़ता है, ये तोड़ता है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल। किसको तोड़ता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ता है। तो ये क्या हो गया, गलत। तो आंसर तो यहीं से आ गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चे, यहां पर दीज आर आल्सो रेफर टू एज सुसाइडल बैग। बिल्कुल लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को कहां, लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, इसको देखने में प्रॉब्लम आई। यानी कि जो बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल्स हैं उनको रोकता है, ये स्टॉप करता है। हाँ जी, कुछ मटेरियल्स को, यहां पर अगर ऑल आता तो वो गलत हो जाता। अब क्या है, कुछ मटेरियल्स को स्टॉप करता है, कुछ को करता है। ऑल होता तो ये क्या हो जाता, ये वाला भी, तो फिर डिस्प्यूट आता। लेकिन अब ये क्या है, ये बात सही है, सारे के सारे को तो नहीं करता लेकिन कुछ को करता है। यहां को इसको लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ सम फॉरेन मटेरियल्स लिखना था। तो ये आपका थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जिसमें मैं मानता हूं कि आंसर क्या जाएगा, दे आर ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल। आंसर विल बी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनली हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन अगर किसी ने मेरे साथ मैराथन लगाई है या वैसे भी पढ़ा है, मैराथन में तो 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन था मेरी लास्ट वाली मैराथन में, और मैंने बताया था कौन सी 2 ऑर्गेनली, बार बार लिखा था, हाथ से लिख के दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर टू ऑर्गेनली विच हैव देयर ओन डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल जिसे बोला जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स। टिश्यू, पूरा का पूरा टिश्यू लास्ट मैराथन में बताया था, कौन सा बोन को बोन से जोड़ता है, कौन सा किससे जोड़ता है, बिल्कुल मैराथन से एज इट इज क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑप्शन भी ऐसे आए हैं। तो आंसर क्या जाएगा, बोन को बोन से जोड़ने वाला होता है मेरे बच्चे लिगामेंट, बी इज द। और इसे क्या भी कहा जाता है, ये आपका सबसे कमजोर आपका टिश्यू पाया जाता है ह्यूमन बॉडी का। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सेल। ये भी बिल्कुल करेक्ट आया है, वहीं से क्या चलता है, एटीपी, 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, बताया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, एटीपी इज द करेक्ट आंसर। एटीपी से एनर्जी मिलती है, तो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा गया, क्योंकि एटीपी जनरेट होता है। उसके बाद क्वेश्चन, in which one among the following the vegetative propagation takes place through eye buds। तो आई बर्ड्स के थ्रू कौन सा प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, किसके थ्रू होता है, आई बर्ड्स के थ्रू होता है। तो आई बर्ड्स के थ्रू कौन उगता है, आलू, पोटैटो इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। सभी बच्चे अपनी अपनी आंसर की मैच करेंगे एक बार और देख लेंगे। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। देखिएगा, दो डिफरेंट टाइप के जो मैटर होते हैं वे आपका एक दूसरे के अंदर जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेरे बच्चे डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है उसे, डिफ्यूजन कहा जाता है, याद रखना है डिफ्यूजन। नेक्स्ट, उसके बाद फिर विच वन अमंग द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्ट्स इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। जो लैब होता है, लैब में मेरे बच्चे क्या करते हैं, जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, जिससे उसमें सारी की सारी क्या है, मटेरियल अलग अलग हो जाए। कौन कौन से मटेरियल, ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद फिर यहां पर आता है आपका प्लाज्मा, और एक आता है आपका यहां पर एक मटेरियल जिसे प्लेटलेट्स बोला जाता है। ये सारे के सारे मटेरियल अलग हो जाते हैं, किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण के कारण। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज, ये आपका पॉली एटॉमिक पूछा गया है। क्या है, पॉली एटॉमिक एलिमेंट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पॉली एटॉमिक यानी कि जिसमें एक से ज्यादा एटम पाए जाते हैं। तो पॉली एटॉमिक कहा जाए किसमें है, इनमें से 2 में है।
तो ये भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो सकता है। क्लोरीन नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, आपका सल्फर लिखा जाता है आपका S8 और फॉस्फोरस लिखा जाता है P4। इसमें 4 एटम, इसमें 8 एटम, तो जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसे कहा जाएगा। आंसर क्या होगा? बी इज एप्रोप्रिएट। दोनों में है लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? सबसे ज्यादा सल्फर S8 होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज अ वैलेंसी ऑफ -3। यह पूछा गया आपसे, नेगेटिव में पूछा, -3 वैलेंसी किसकी होती है, कि आयन की होती है। एक लिखा है ऑप्शन में नाइट्राइड, एक लिखा है नाइट्रेट, नाइट्रेट के बाद फिर एक लिखा है सल्फाइड और एक लिखा है सल्फेट। तो सबसे ऊपर लिखा है नाइट्राइड, नाइट्राइड की होती है -3 वैलेंसी। क्या होती है? -3 वैलेंसी नाइट्राइड की होती है। नाइट्रेट की होती है मेरे बच्चे -1, सल्फाइड की होती है -2 और सल्फेट की होती है -2। तो आंसर क्या जाएगा? नाइट्राइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मास ऑफ 0.4 ऑफ मोल ऑफ N2 गैस इज। नाइट्रोजन गैस का आपसे आप अणुभार पूछा है। अणुभार जब पूछे तो अणुभार में क्या हो जाता है? ये N2 है। नाइट्रोजन के कितने दो अणु है? 2। नाइट्रोजन का भार कितना होता है? नाइट्रोजन का भार होता है 14। कितना होता है? 14G होता है। अब ये N2 है तो N2 का कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा 28, लेकिन कितने का? यहां पर 0.5 दे दिया, यानी कि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? 14G जाएगा। N2 0.5 का 1 मोल का होता है, 1 मोल N का कितना होता है? 14। इसने 0.5 का पूछा लेकिन N2 का पूछा, तो आंसर क्या आ गया? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन 2AgCl। तो AgCl आपका जो Ag है चांदी, आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये किसकी उपस्थिति में रिएक्ट करता है? तो हमेशा सनलाइट होना चाहिए, तो बी जाएगा आंसर। ये डार्क रिएक्शन नहीं, ये लाइट रिएक्शन है AgCl। किसमें टूटता है? 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी स्किनिंग एजेंट इन पेंट्स। जो पेंट्स होता है एंटी एजेंट, आपका एंटी स्किनिंग का मतलब क्या है? एंटी स्किनिंग का मतलब है यानी कि जो आपके डस्ट लगती है वो खुद से रिमूव हो जाती है आसानी से, इतनी जल्दी से डस्ट नहीं चिपक पाती है। उसे कौन सा होता है वो आपका एलिमेंट? उसे कहा जाता है एन मिथाइल पायरोलाइडिन। क्या कहा जाता है आपका? एन मिथाइल पायरोलाइडिन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद फिजिक्स का सॉल्यूशन आपको करा ही दिया है सर ने, फिजिक्स। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आता है जी आपका यहां से क्वेश्चन, तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग महाजनपद ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट में किस महाजनपद की राजधानी थी? आपका किसकी राजधानी थी? नाम पूछा गया आपसे, तक्षशिला। तक्षशिला राजधानी थी किसकी? गांधार की। गांधार की राजधानी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबोलिश्ड। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ कि जब से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। तो उस समय वहां भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे थे? इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द 1950s इन इंडिया। 1950 में जब क्या आया? प्लानिंग कमीशन आया, प्लानिंग का योजना आयोग आया। बताया था मैंने, इकोनॉमी में पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के बारे में। तो उसका उद्देश्य क्या था? टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना था और उत्पादन में वृद्धि करना था, इसका उद्देश्य योजना आयोग का। बिल्कुल करेक्ट है। टू मेक असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। हाँ जी, देश के सभी संसाधनों का निर्धारण करना भी इसका उद्देश्य था। दोनों ही उद्देश्य थे। और एक और बना सकता था स्टेटमेंट आपसे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया था। ये स्टेटमेंट भी होता तो ये भी करेक्ट होता। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 5 ईयर प्लान। फिर से पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन है, इज या आर करेक्ट? किसके लिए यहां पर करेक्ट है? फर्स्ट एंड 9th 5 ईयर प्लान अकॉर्डेड
हाई प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, बिल्कुल एग्रीकल्चर के लिए इसे रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 76 में पहला स्टेटमेंट क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर 76 का पहला स्टेटमेंट जाता है करेक्ट। उसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट है आपका ये, द थर्ड 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन द हेराल्ड डोमर मॉडल, नहीं ये गलत है। ये क्या हो जाएगा आपका, किसके बिहाव पर दिया गया था, ये दिया गया था जॉन सैंडी, नाम बताया था मैंने किसका, तीसरे में जॉन सैंडी एंड सुखमोय चक्रवर्ती, सुखमोय चक्रवर्ती, सुखमोय चक्रवर्ती, मैं ये दो नाम लूंगा, ये था आपका, ये गलत है। उसके बाद फिर 7 5 ईयर प्लान फोकस्ड, 7 5 ईयर प्लान ने फोकस किया किस पर, ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट, साथ एम ही यही था। उसके बाद द 9th 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन मैसिव इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, नहीं ये सोशल जस्टिस, 9th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था सोशल जस्टिस, क्या था मेरे बच्चे, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस इसका उद्देश्य था। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज करेक्ट एंड 3 इज करेक्ट, आंसर इज बी 1 एंड 3। प्रॉपर सॉल्यूशन देखेगा अच्छे से, सभी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान विच अमंग द फॉलोइंग प्लान वर इनिशिएटेड इन इंडिया, मेरे बच्चे जिसने मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस लगाई है उस बच्चे को पता होगा कि ये तीनों क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किए, कितनी बार इन तीनों बातों के बारे में बताया कि यहीं से क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी का। तो पूछा गया बॉम्बे प्लान लिखाया है, बॉम्बे प्लान जमशेद रतन टाटा के बारे में बताया था, 8 व्यक्तियों का समूह था, पीपल्स प्लान बताया था, सर्वोदय प्लान बताया था, गांधी, यानी कि चारों के चारों प्लान किससे पहले आए थे, ये आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान से पहले इनिशिएटेड किए गए थे। तो आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, any land that is left fallow for more than 5 year is learned as, देखिएगा 5 साल से अधिक, 5 वर्षों से अधिक अगर कोई भूमि को छोड़ दिया गया है, उस पर खेती नहीं हो रही है और वो क्या हो गई है आपका, परती छोड़ी गई है, यानी कि पहले उसमें खेती हुआ करती लेकिन उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, तो उसे क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, एग्रीकल्चर में उसे कहा जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, क्या कहा जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद फिर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कितनी बार अंडमान निकोबार आइलैंड बताया, कितनी बार 10 डिग्री चैनल बताया। क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, कैसा होता है क्लाइमेट, ह्यूमिड यानी कि ह्यूमिडिटी है, बिल्कुल होगा। कोस्टल क्लाइमेट, हाँ जी, ट्रॉपिकल एरिया 23.5 कहां है, 10 डिग्री, ये रहा 10 डिग्री का आसपास का क्षेत्र, यानी कि 23.5 से और 0 के बीच में क्या होगा, 23.5 से ट्रॉपिकल एरिया होगा, तो ट्रॉपिकल है, हाँ जी है ट्रॉपिकल। कोस्टल क्लाइमेट, कोस्टल एरिया है वहां, हाँ है, तो बिल्कुल करेक्ट है बात। दूसरा, मैक्सिमम रेनफॉल अकर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, मेरे बच्चे मार्च अप्रैल में नहीं, सबसे ज्यादा बारिश यहां पर मॉनसून में होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून से, किससे, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो मॉनसून कब आता है, मॉनसून आता है जून के महीने में, तो सबसे अधिक वर्षा यहां जून से सितंबर होगी, तो आंसर ये क्या होगा, ये गलत होगा। और पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, बार बार बताया है। चैनल इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय नेग्रोइटी, बिल्कुल यहां पर नेग्रोइटी यानी कि काले हबसी लोग हैं। कौन कौन सी, यहां आपसे पूछ सकता था क्या, यहां आपसे पूछ सकता था कौन कौन सी ट्राइब रहती है, तो मैंने बताया था आपको सेंटेनली, क्या नाम बताया था, सेंटेनली बताया था, ओंग बताया था, ओंग, एक जारवे बताया था, क्या बताया था, जारवे, एक क्या बताया था, सेंटेनली, ओंग, जारवे, एक अंडमानीज बताया था। सबसे कम पाए जाते हैं, 19 लोग बचे हैं अंडमानीज, तो ये क्या थी, यहां जनजाति भी डाल सकता था ट्राइब पे, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग लोकल विंड इज नॉट रिलेटेड टू मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर से संबंधित यहां पर नहीं है मेरे बच्चे। ऑफलाइन वालों क्या ही कहूं, ऑफलाइन वाले छोड़िए, ऑनलाइन बैच वालों आप भी देख लीजिएगा, विंड सिस्टम प्रॉपर पढ़ाया था और बताया था विंड के बारे में। खमसिन विंड कहां चलती है, खमसिन
इजिप्ट में चलती है, किसके भूमध्य सागर के आसपास चलती है, इजिप्ट भूमध्य सागर से लगा हुआ क्षेत्र है। सिरोको विंड, ब्लडी रेन इटली में, कहां से, सहारा डेजर्ट से उठ के कहां जाती है, इटली में जाती है, मेडिटेरियन सी के ऊपर से जाती है, तो इसका भी संबंध में। मिस्ट्रल विंड कहां बहती है, आल्प्स माउंटेन रेंज कहां, नीचे आपका मेडिटेरियन सी से लगा हुआ भाग। तो बचता क्या है, हरमट्टन विंड, ए इज द करेक्ट आंसर। इसे क्या कहा जाता है ये भी बताया था, गिनी का डॉक्टर, गिनी का डॉक्टर कहा जाता है। किसके आसपास बहती है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर के पास बहती है, न कि भूमध्य सागर के आसपास। तो आंसर जाएगा आपका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय वाटर बॉडी भूबद है, तो वाटर बॉडी लैंड लॉक्ड पूछा है, लैंड लॉक्ड है। अब देखिएगा मैंने आपको एक नाम लिखा था, यानी कि सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक कैसी मेरे बच्चे, सॉल्ट वाटर, सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक किसकी, अब पूरे के पूरे विश्व की। तो पूरे विश्व में कौन सी है, कैस्पियन सी। कितने देशों के साथ, 5 देशों से सीमा बना दे, 5 देशों से घिरी हुई है। कौन कौन सा, मैंने आपको ईरान लिखा था, मैंने आपको तुर्क लिख दिया यानी कि तुर्कमेनिस्तान लिखा था, मैंने आपको अजरबैजान लिखा था, क्या लिखा था, अजरबैजान लिखा था, मैंने आपको क्या लिखा था, यहां पर रशिया लिखा था, रशिया, और मैंने आपको कजाकिस्तान लिखा था, क्या लिखा था, कजाकिस्तान। इन 5 देशों से घिरी है, लैंडलॉक्ड कौन सी है, डी इज द करेक्ट, कैस्पियन सी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट। Which one among the following is landlocked water body? अच्छा रिपीट हो गया, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, बेंगुएला धारा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हंसी छुट रही है ऐसे क्वेश्चन देखकर मेरी, यानी कि मैंने इतनी बार मैप पे अच्छे से एक एक पूरा मैप बना के दिखा था। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने और सभी की तरह यहां साइड में अपनी क्लास का व्यू, मेरी क्लास में मैंने ये बताया, साथ साथ में क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चन एंडी में, ऐसे भी कर सकता हूं आप चाहे तो। मेरे इसमें क्वेश्चन जो मैंने कराए मैराथन में या वैसे मेरे नोट से इतने क्वेश्चन आए हैं कि आप कहोगे सर पेपर आउट है। तो लेकिन वही मुझे ज्यादा ये चीजें पसंद नहीं है कि मैं आऊं नाच गाना करूं ये करूं, मेरा मतलब है कि बच्चे को क्वेश्चन फंसने चाहिए, इसका एग्जाम निकलना चाहिए। तो क्या है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी, नहीं देखेगा, बेंगुएला की जलधारा मैंने बताया था जब मैंने बनाया था आपके लिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या बनाया था, जब मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाया आपके लिए तब की बात है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहां अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहां पड़ता है आपका इस जगह पर अंगोला, अंगोला के पास से बहती है यहां से, इसका नाम है बेंगुएला की जलधारा। कैसी जलधारा, ठंडी जलधारा। मैंने सिर्फ बच्चों को 8 ठंडी जलधारा लिखी थी, बाकी कहा था सारी गर्म है, और एग्जैक्ट बताता किस जगह है, यहां से पास करती है इक्वेटर, और इक्वेटर के नीचे ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और नीचे की तरफ यहां पर साउथ अटलांटिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक में नहीं मेरे बच्चे, ये कहां बहती है, नॉर्थ अफ्रीका में नहीं, ये कहां बहेगी, आपका इससे नीचे बहेगी। तो पहला ही क्या हो जाएगा, सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। यह शीतलहर, इट इज कोल्ड करंट, हाँ जी कोल्ड करंट है। इट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। इट फ्लो इन अटलांटिक ओशन, हाँ जी अटलांटिक, लेकिन किसमें, साउथ अटलांटिक में मेरे बच्चे, साउथ अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक। और अफ्रीका का पार्ट भी क्या होगा, यहां से इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इससे नीचे साउथ हेमिस्फीयर, तो ये किसमें, साउथ में, न कि नॉर्थ में। आंसर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अधिकांश बॉल्सन के निम्नतम भाग पर एक भू आकृति स्थल रूप होते जिसे पलाया कहते हैं। मैंने लैंडफॉर्म्स बताई, 5 एजेंट बताए। कौन कौन से एजेंट बताए, रिवराइन, रिवर के द्वारा, एक बताया मैंने आपको विंड के द्वारा यानी कि जो डेजर्ट में बनती है, एक बताया था मैंने ग्लेशियर से, एक बताया था ओशन से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया पलाया, सीधा सीधा लिखा है कि पलाया कैसी लैंडफॉर्म है, तो ये कैसी है, आपकी शुष्क भूमि आकृति, एरिड लैंडफॉर्म है। कैसी, एरिड, डेजर्ट। एरिड क्या होता है, डेजर्ट वाला पार्ट, एरिड होता है डेजर्ट में। तो आंसर क्या जाए, शुष्क भूमि आकृति। पलाया देखते ही आंख बंद करके लगा देना था, लेकिन पता नहीं किस किस बच्चे ने करेक्ट किया होगा। मेरा तो क्वेश्चन खतरनाक लेवल पे आया है। नेक्स्ट, मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है। लास्ट मैराथन बायोलॉजी 30 अगस्त लास्ट टाइम बताया था कि सारे के सारे बेरी विटामिन बी से, स्कर्वी सी से रिकेट्स,
डी से कौन सा, रिकेट्स। एक और बताया था ऑस्टियोमेलेसिया, वो भी आ सकता था लेकिन रिकेट से आ गया डायरेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित भोजन के घटकों को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में निरूपित करता है? विच इज पार्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? कार्टिलेज। कार्टिलेज नहीं पाया जाता। प्रॉपर डायग्राम बनाया था क्लास में कार्टिलेज के लिए। पहले नोज में नेजल कॉन्किया बताया था, नेजल वेस्टिट्यूब बताया जहां पर कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके बाद फिर यहां पर क्या लिखा आपका, ट्रैकिया। ये इधर की तरफ कुछ और लिखा है, इधर की तरफ कुछ और लिखा है, दोनों मिसमैच है। पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। विच पार्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी? नोज। नोज में कार्टिलेज होते हैं, हाँ जी होते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया तो मेरे बच्चे पूरा ही कार्टिलेज, ऐसे यहां पर कार्टिलेज, क्या थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज पाए जाते हैं। नी जॉइंट, हाँ जी, जॉइंट में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज भी एक प्रकार का टिश्यू है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जॉइंट्स को। बचता क्या है, ब्रोंक्यूल्स। यहां से आगे जाने के बाद ये ब्रोंक्यूल्स में क्या है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अलग अलग ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है और इन ब्रोंक्यूल्स में क्या नहीं पाया जाता, इन ब्रोंक्यूल्स में नहीं पाया जाता है। लंग्स का पूरा डायग्राम बनाया, या कार्टिलेज नहीं पाया। आंसर जाएगा सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वही देख लेते हैं आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन संतुलित भोजन के घटकों को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में निरूपित करता है? यानी कि संयोजित, बिल्कुल आप संयोजन, संतुलित आहार पूछा है, प्रॉपर संतुलित। तो बॉडी को क्या क्या मटेरियल चाहिए संतुलित आहार के लिए? बॉडी को विटामिन भी चाहिए, बॉडी को फैट भी चाहिए, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, बॉडी को यहां पर आपका वाटर भी चाहिए, बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। यानी कि 7 चीजें चाहिए। तो 7 की 7 किस में लिखी है मेरे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, उसके बाद फिर फाइबर और जल। ये रही 3 और 4 7। ये 7 चीजें संतुलित आहार के लिए जरूरी है और ए इज द करेक्ट। ए ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज ह्यूमन किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एक्सक्रेशन? तो लास्ट मैराथन फिर से 30 अगस्त का क्वेश्चन फिर से आया। डायग्राम भी हाथ से बनाया था कि इस तरह से क्या दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है बोमेंस कप। क्या दिखाई देता है, बोमेंस कैप्सूल। तो आंसर डी इज, जिसमें क्या पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है आपका कैपिलरीज एंड कैपिलरीज बेड पाया जाता है, या फिर आर्टरी और वेन्स पाए जाते हैं जहां पर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। उसके बाद ये नीचे जाता है, यहां पर, यहां बताता है हैनले लूप। आंसर कहां से आ गया, बोमेंस कैप्सूल से। डी इज द करेक्ट, डी इज द सॉरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ फाइलम के जीव स्पंज कहलाते हैं? ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, यू स्पॉन्ज। स्पॉन्ज किसके एग्जाम्पल है? ये आपके पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। किसके? सी इज द करेक्ट, पोरीफेरा। बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों कि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलिमंथीज, स्केलीहेलिमंथीज, निमिटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, इन सब के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मोलस्का के एग्जाम्पल, इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल, इन सब के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, पोरीफेरा इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एक बिंदु बिंब को गोलीय अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो ये फिजिक्स में सर ने आपको करा ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहां आता है अपना। प्रतिबिंब को छोड़ दीजिएगा, दूर की वस्तुओं को, वैसे ये मैंने भी कराया है दूर की वस्तु वाला, एक क्लास ली थी एयरफोर्स में, उसमें बताया था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, लेकिन ये फिजिक्स में आया है। ये आपका ऊष्मा, हीट, थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन आया औद्योगिक क्रांति, ये लीजिएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया? थॉमस सर्वे इन्वेंटेड एस्ट्रोलैब। थॉमस सवेरी ने क्या किया, एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया? नहीं, एस्ट्रोलैब का आविष्कार नहीं किया था। उसके बाद दूसरा लिखा है न्यूकोमिन ने केमिकल डाई का आविष्कार किया?
नहीं किया मेरे बच्चे, इन्होंने भी नहीं किया था। जेम्स वाट के आविष्कार में भाप इंजन, हाँ जी, सी इज द करेक्ट, यहां से आई, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। सोने की अशुद्धियों के वाष्पीकरण की खोजी, नहीं, सी इज द करेक्ट, यहां से आई थी औद्योगिक क्रांति के लिए, कथन सही है सी। जेम्स वाट, जेम्स वाट का भाप के इंजन का आविष्कार, पंप से एक दूसरी तरफ भेजा जाता था एनर्जी को। ब्रिटिश भारत में पहली कॉटन मिल की स्थापना किसने की, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया? तो 1856 नहीं मेरे बच्चे, एग्जैक्ट तो है 1854 में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी, कॉटन फैक्ट्री। कहां पर लगाई थी? बॉम्बे में लगाई थी CN दावर ने। कहां पर मेरे बच्चे? बॉम्बे, बॉम्बे में CN दावर ने लगाई। आंसर जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 1856 से, ये आपका 1854 में लगा दी थी, वैसे यहां पर 1856 दिया है, चलिए ये भी करेक्ट ही होगा। उसके बाद फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट। तो भाषा के आधार पर पूछा गया है, किसने कहा? गांधी जी ने 1948 में आर्ग्यू किया था, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, नहीं, गांधी जी ने नहीं किया प्रोविंस लिंग्विस्टिक बेस पर। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड इट टू बी इनकॉर्पोरेट इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा था कि यहां पर क्या भाषा के आधार पर होना चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 2 इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंस्पायर्ड बाय द दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, सी राजगोपालाचार्य लेड अ साल्ट मार्च। हाँ जी बिल्कुल, सॉल्ट मार्च निकाला था, कितने व्यक्तियों के साथ? 100 व्यक्तियों को लेकर चले थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कहां से कहां तक? ये आपका तिरुचिरापल्ली से वेदरायणम तक चले थे। आंसर जाएगा आपका तंजौर के तट पर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के अंतर्गत पहला भूमिदान कहां प्राप्त किया? तो सबसे आचार्य विनोबा भावे ने पहला भूदान कहां प्राप्त किया था? रामगढ़, गरवा, या फिर हैदराबाद, या फिर पोचमपल्ली? तो आंसर है डी, पोचमपल्ली में पहला भूदान किया था इन्होंने। नेक्स्ट हो गया, मेज को भारत में किस रास्ते से लाया गया? तो भारत में मेज, मक्का को किस रास्ते से लाया गया? तो भारत में मक्का को लाया गया था मेरे बच्चे, यहां पर आपका फ्रांस नहीं, स्पेन और अफ्रीका। आज भी लिख के आता है जब हम मेज खरीदने जाते हैं, ऐसे अफ्रीकन टाल, क्या लिख के आता है? अफ्रीकन टाल के नाम से सारे के सारे सीड्स की क्या आती है? वैरायटीज आती है। तो आंसर क्या जाएगा? अफ्रीका एंड दूसरा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय दर्रे और श्रेणियों जिनमें ये दर्रे स्थित है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म से सही मैच करता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आया तो वहीं से है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा इस बार घुमा दिया गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन रखा गया। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों ने सही किया होगा। वैसे तो बच्चों को लग रहा है कि पढ़ा हुआ आया है, लेकिन मेरा मानना है कि क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है मेरे बच्चे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं जोजिला पास की। पूछा गया आपसे जोजिला पास। जोजिला पास मेरे बच्चे कहां है? जांस्कर माउंटेन रेंज में है। कहां है? जांस्कर पर्वतमाला में है जोजिला। बनिहाल पीर पंजाल में है। उसके बाद फिर फोटुला लद्दाख श्रेणी में है। फोटुला लद्दाख श्रेणी में नहीं है मेरे बच्चे, फोटुला लद्दाख में नहीं है। तो फोटुला कहां है? फोटुला भी जांस्कर श्रेणी में है। कहां है? फोटुला भी जांस्कर श्रेणी में है। खारदुंगला पास, खारदुंगला है लद्दाख में। कहां है मेरे बच्चे? लद्दाख श्रेणी में है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इज द, कहीं है आपका कूट दिया गया, ओनली 2, ए इज द करेक्ट, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत की कपास वाली काली मृदा ब्लैक सॉइल, कितनी बार कहा कि पूछा गया? एलोवियल सोइल पूछा जाएगा, ब्लैक सोइल पूछा जाएगा, या फिर आपसे यूएसडीए क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। यूएसडीए तो इस बार नहीं दिया, लेकिन ब्लैक सोइल से क्वेश्चन पूछा गया। मृदा को रेगुर सोइल कितनी बार लिखा कि इसे क्या कहा जाता है? रेगुर का नाम दिया जाता है, रेगुर का नाम दिया जाता है इसे स्पोंटेलियस लाइटेज भी कहा जाता है। इसमें मोंटे मोरिलोनाइट होता है। ये 4-5 फैक्ट लिखाए थे, उनमें से क्या है? रेगुर सोइल। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंसिव, बिल्कुल उच्च नमी धारण करती है, बिल्कुल करती है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा, हाँ नॉट करेक्ट। दे आर रिच इन लाइम, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ जी, चूना इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो चूना भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? मृत्तिका कम, ये भी करेक्ट है। दीज सोइल हैव लेस क्ले, लेस नहीं मेरे बच्चे, मोर क्ले होता है। लगभग
2% क्ले पाया जाता है इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि नॉट करेक्ट पूछा तो आंसर जाएगा आपका डी। मृत्तिका घटक कम होता है और इसलिए इनमें व्यापक प्रकार की फसलें और सब्जियां उगाई जा सकती है, फसलें और सब्जियां उगाई जा सकती है। अच्छा, लाइट धोखा दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है आपका, अच्छा नदियों का सुमेलित कीजिएगा। जल विद्युत संयंत्र और राज्य पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया यहां पर पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दोयांग कहां है? दोयांग है मेरे बच्चे नागालैंड में। ए का 4 जाएगा, ए का 4 यहां नहीं है और यहां नहीं है। दोयांग कहां है? ए का 4, ए का गया मेरे बच्चे 4। उसके बाद फिर गोमती, गोमती कहां है? गोमती है त्रिपुरा में। बी का जाएगा 3, आंसर बी का 3, आंसर गया ए। ए इज द करेक्ट आंसर, ए ही क्या हो गया मेरे बच्चे, करेक्ट हो गया। और कपिली, कपिली कहां है? असम में है। सी, सी का 2 जाएगा बिल्कुल। और ये आपका रनागदी कहां है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर गया आपका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 कहता है आपका, ये पूछा, अरे वाह, बिल्कुल एज इट इज सारी बातें लिखा है क्लास से। क्लास के फोटो मेरे बच्चों, क्लास के फोटो खींच के भेजना सभी को, जिसने मुझसे ऑनलाइन पढ़ा है या फिर ऑफलाइन वाले बच्चे जो इसे देखेंगे, वो सारे बच्चे अपने नोट्स के फोटो खींच के भेजना, जो जो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं और मैंने आपको एज इट इज लिखाए हैं। तो इसमें यहां पर पूछा गया हरिकेन। हरिकेन कहां है मेरे बच्चे? से यूएसए में बोला जाता है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 कहां है? ये रहा, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी बांगियो कहां कहा जाता है? बांगियो कहा जाता है फिलीपींस में, और टाइफून कहा जाता है जापान और चाइना में। आंसर गया आपका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, सिंधु नदी तंत्र की नदियों में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में, जहां से लांगचेन खंबाब के नाम से जान, बिल्कुल सतलज नदी को लांगचेन खंबाब कहा जाता है। कहां पर? तिब्बत में, लांगचेन खंबाब। द सतलज इज द क्लासिकल एग्जांपल एंटासीडेंट। हाँ जी, सिडनी बुराड़, वर्टिकल डिवीजन ऑफ हिमालय। सिडनी बुराड़ के बारे में बताओ, उसमें इंडस और सतलज को क्या लिखा था मैंने आपको? इंडस और सतलज को लिखा था एंटासीडेंट। फिर काली को एंटासीडेंट लिखा था। तो एग्जांपल है किसका? एंटासीडेंट का। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फिर द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस सिस्टम। नहीं, ये हो जाती है मेरे बच्चे चिनाब। चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो आंसर क्या आया? 1 और 2 कहीं लिखा है? हाँ जी, सी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय और कायांतरित सेल दोनों का उदाहरण है? अच्छा, मेटामॉर्फिक और इग्नियस में किसे काउंट किया जाता है? तो ये आपका ग्रेनाइट को क्या काउंट किया जाता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों में। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पायरोक्सिन सामान्यतः उल्का पिंड में पाया जाता है। बिल्कुल, ए इज द करेक्ट। उल्का पिंड पायरोक्सिन से बना था। पायरोक्सिन एक सब्सटेंस है जिसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। इन सभी का मिश्रण पायरोक्सिन कहलाता है। उसी के बने होते हैं उल्का पिंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय का भाग नहीं है? केमिकल विदरिंग पूछा गया है, कौन सा नहीं है केमिकल विदरिंग? देखिएगा, जो ये लिखा है ना आपका हिमद्रवण, थाविंग क्या होता है? ये आपका ऊपर की तरफ जो हिमालय के ऊपर बर्फ है या फिर कहीं भी ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पिघलना क्या कहलाता है? आपका थाविंग कहलाता है। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना ये क्या है मेरे बच्चे? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन, नॉट अ केमिकल विदरिंग। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी परमाणु के प्रथम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ये सभी को पता होगा। KLMN कोष, KLMN सभी को पता होगा। ये सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? 2, 8, 8 इस तरह से चलता है। तो पहले में क्या होगी मेरे बच्चे? 2A इज द करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव जल किस तापमान पर अधिकतम घनत्व दर्शाता है? सबसे अधिक डेंसिटी लिक्विड में कब होती है? लिक्विड वाटर में। तो कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 277 केल्विन। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री सी 273 केल्विन होता है और 4 77। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संयोजकता 3 है? फिर से वैलेंसी का क्वेश्चन, वैलेंसी का एक क्वेश्चन पहले भी आया है। यहां पर पूछा गया वैलेंसी किस किस की? कार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कौन बताएगा?
ऑक्सीजन की, हाँ जी, आप जो बैठे हैं आप भी बता दीजिएगा कुछ या देखते ही रहेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है मेरे बच्चे 2, क्या होती है? वैलेंसी 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है। तो आंसर जाएगा नाइट्रोजन। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछा गया है। तो कितनी बार बताया मैंने आपको ऑफलाइन वालों कि रस्टिंग पढ़ के जाना। आयरन की पूछ ले आपसे या फिर आपसे सिल्वर की एजी की पूछ लेता है। सिल्वर पे जो आपका कलर ब्लैक हो जाता है सल्फर के कारण होता है, या फिर कॉपर हरा हरा हो जाता है। तीनों कहा था, पढ़ के जाना। आंसर जाएगा सी, रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन का स्रोत है? तो नाइट्रोजन कहां से? आपका यूरिया नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये फर्टिलाइजर खेतों में डाला जाता है। आंसर जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 द्रव्यमान संख्या 27 के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है, ठीक है, सही नहीं है। तो एल में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13, बिल्कुल। अगर द्रव्यमान 27 है तो ये करेक्ट है, बिल्कुल 13 होता है। प्रोटॉन की संख्या 13, न्यूट्रॉन की संख्या 14, ये भी करेक्ट है। तो संयोजकता कितनी है? संयोजकता नहीं, 2 नहीं होगी। संयोजकता क्या होगी? अगर ये 13 है मेरे बच्चे तो कितनी होगी? 2 8। अब 10 हो गया तो कितनी संयोजकता? ये रह जाएगी 3। क्या होगी आपकी? 3 इज द करेक्ट। वैलेंसी क्या आएगी? 3 आएगी। तो ये करेक्ट नहीं है, डी इज आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। नेक्स्ट, हीरे का तात्विक संयोजन क्या है? हीरे का यह किससे बनता है? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, प्योर कार्बन, प्योर सिलिकॉन। प्योर कार्बन होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? प्योर कार्बन होता है। आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? फिर से पूछा गया। सब्लिमेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड। नहीं, क्या जाएगा? सब्लिमेशन। कैम्फर सॉलिड से क्या बन जाता है? सीधा गैस में बदल जाता है और चेंज आता है। ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। कैम्फर, कपूर का ऊर्ध्वापातन। आंसर गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 2.5 डायोप्टर और, अच्छा फिजिक्स आया है, चलिए फिजिक्स तो सर ने आपको करा ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे बच्चे, मजा आया होगा आपको एग्जाम देकर। एक बार मेरे साथ जितने बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हैं या फिर जितने भी बच्चे ऑनलाइन में मुझसे पढ़े हैं, तो एक बार जरूर बताइएगा सभी को कि हाँ, कि जो सर ने कहा था, जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं, पेपर फंसा या नहीं। 100% पेपर नहीं बना के दे सकता मैं, लेकिन वादा किया था कि यहीं से क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी फंसेंगे, तो वो करके दिखाया है। उसके बाद फिर 126, विजयनगर के शासकों के दावों के अनुसार वे किसकी ओर से शासन करते? अच्छा, विजयनगर के जो रूलर्स थे, शासक थे मेरे बच्चे, ये किसको मानते थे? ये अपना फैमिली गॉड, वैसे तो ये किसको? शैव धर्म को मानते। कौन सा धर्म था? शैव धर्म। ये शैव धर्म को मानते थे। धर्म इनका, ये शैव धर्म को मानते थे, पूजते थे भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव। भगवान शिव को पूजते थे। लेकिन ये इनका जो फैमिली गॉड था मेरे बच्चे, जो इनका फैमिली गॉड मानते थे, ये मानते थे किसको? आपको श्री विरूपाक्षा को। किसको? श्री विरूपाक्ष को फैमिली गॉड मानते थे। आंसर जाएगा सी, विजयनगर साम्राज्य के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिंगो पेस ने किस राजा का वर्णन इन शब्दों में किया? मंझला कद, यानी कि ज्यादा बड़ा कद नहीं, मंझला कद का मतलब बीच वाला। ना ज्यादा लंबा व्यक्ति था, ना ज्यादा ही आपका छोटा व्यक्ति था। उसके बाद गोरा रंग, अच्छी काठी। गोरा रंग, रंग बिल्कुल चमड़ी बिल्कुल श्वेत, काठी कुछ मोटा, हल्का सा हेल्दी। राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है। चेचक यानी कि जो बचपन में हुई होगी आपकी स्मॉल पॉक्स की बीमारी, उसके दाग है। तो ये किसके बारे में कहा? डोमिंगो पेस ने। ये आए ही किसके टाइम पीरियड पर थे? 1420 के आसपास। ये कृष्णदेवराय के टाइम पर आए थे, इन्हीं के बारे में कहा था। आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, डायरेक्ट सभी ने किया होगा, एंटी डिफेक्शन 10, बी इज द करेक्ट आंसर।
देखते ही आंख बंद करके। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का मेरे बच्चे। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। इसमें वह भारत की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा, विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो भारत के राष्ट्रपति उसको बिल्कुल A1 तो बिल्कुल करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा, भारत का सॉलिसिटर जनरल, बिल्कुल जनरल देश का द्वितीयक विधि का बिल्कुल सेकेंडरी होता है, ये प्राइमरी होता है। उसके बाद फिर जो भारत के महान्यायवादी की सहायता बिल्कुल करता है और भारत के कई अपर सोलिसिटर जनरल उसकी हाँ जी बिल्कुल अपर सोलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। उसके बिल्कुल हो सकता है आंसर 2 भी करेक्ट है। तो आंसर क्या है, बोथ जाएगा, 1 और 2 आर करेक्ट। दोनों क्या जाएंगे, दोनों ही करेक्ट जाएंगे। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के उच्च सदन के सदस्य नहीं होते? पीएसी कमेटी 22 सदस्य, कैसा आंकड़ा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा से 22, राज्यसभा से 7। उसके एस्टीमेट कमेटी 30 व्यक्ति, 30 के 30 लोकसभा से। कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग 22 सदस्य, कितने मेरे बच्चे, 22 सदस्य। फिर से आंकड़ा 15 और 7, ये आपका 15 और 7 टोटल 22, 15 7 15 7, तो आंसर जाएगा एस्टीमेट कमेटी। कहां है, ओनली 2 है कहीं, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, सी इज द करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, चुम्बनेश्वरी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करते समय राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती थी जिसमें वह नियत समय के भीतर किसी सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना धन विधेयक को लौटा सकता है। यह नियत समावधि क्या है, देखेगा जब कोई भी मनी बिल पास होता है केवल और केवल लोकसभा में पास होता है, वो भेजा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय होता है, उसे पास करके देना ही होता है कि हाँ जाइएगा आप सही है। तो आंसर क्या जाएगा, कोई अपनी क्या दे सकता है, अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, लेकिन करा नहीं सकता, करा जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 14, 14 दिन के अंदर अंदर पास करना होता है, देना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार 19A के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 19(1) स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, आपका स्वतंत्र अधिकार आत्यंतिक नहीं है। उसके बाद फिर इस अनुच्छेद के अधीन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज, हाँ जी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यहां लगाई जा सकती है। जैसे कि आपका मिलिट्री रूल लगता है तो यहां से कुछ आपके लिए हटाई जा सकती है, बहुत बातें। क्या लगा, धारा 144 लग जाती है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 और 2 दोनों ही क्या है, दोनों ही बातें सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1954 में भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित पंचशील समझौते में निहित 5 सिद्धांतों का भाग नहीं है? तो पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत में कौन नहीं है? कल्चरल कॉपरेशन, सांस्कृतिक सहयोग नहीं है। आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी कनक लता बरुआ किसमें भाग लेते हुए अपने प्राण की आहुति दी? तो कनक लता बरुआ ने किसमें भाग लेते हुए प्राण की आहुति दी? हेलो, ओके ओके। तो यहां पर देखा फ्रीडम फाइटर कनकलता, मैंने कितनी बार कहा है कि सभी को, सभी किसके भक्त है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सभी बातें सभी को पता है। लेकिन मैंने आपको बताया था खुदीराम बोस को नहीं भूलना चाहिए, जतिन दास को नहीं भूलना चाहिए। जो ऑफलाइन के बच्चे मुझसे जुड़े थे एक दिन, उनको इनके बारे में बताया था कि जिन्होंने अपनी कम एज में 16 साल की एज में 17 साल की एज में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इस लड़की ने ये 17 साल की एज में, 17 साल की एज में इसको गोली मार दी गई थी, इसने अपने प्राण की आहुति दी थी। तो इसकी भी बहुत अच्छी सी बायोग्राफी, इसको पढ़िएगा। आंसर है डी इज द करेक्ट। 1942 में 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहां होता है? चीख चीख कर बताया कि ये अर्थ है, तो अर्थ पर कोरियोलिस प्रभाव सबसे कम कहां होता है? इक्वेटर पर कोरियोलिस प्रभाव कितना? 0। और पोल पर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? पोल पर मैक्सिमम होता है। तो यहां पर मकर रेखा उत्तरी, आंसर जाएगा सी, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य की किरणें लंब नहीं होती, लंबवत नहीं पड़ती? यानी कि आपसे पूछ लिया इनडायरेक्टली, आपसे इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ क्या है? कर्क रेखा है। क्या है मेरे बच्चे? कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा देखिएगा कहां से गुजरते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गर्म चीज, उसके बाद पश्चिम बंगाल,
पे, उसके बाद टीएम बताया था, पेटीएम करो, ये कितने हैं, GRMCJ, एक बचा है जे, झारखंड। तो ये क्या है, इन 8 राज्यों पर जहां लंबवत हो सकती है, इन्हीं 8 राज्यों में, इससे ऊपर नहीं होगी, यहीं तक डायरेक्ट सनलाइट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। कब की बात है, ये 21 जून की बात है। तो किस में, ना तो बिहार में होगी ना ही मणिपुर में। आंसर जाएगा 1 एंड 3, कहीं दिया है, हाँ जी, बी इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां देखिएगा, पेरियार नदी, पेरियार नदी का संबंध कहां से है, पेरियार नदी बहती है केरल में, तो ये तो नहीं होगा। अब बचता है 1, 3 एंड 4, क्या बचता है, 1, 3 एंड 4, क्या 1, 3 एंड 4 कहीं है, नहीं है, तो 1 तो होगा ही होगा, पालार और पेनार, तो आंसर जाएगा 1 एंड 3 इज द करेक्ट, क्या जाएगा 1 एंड 3। काली नदी, काली नदी भी कैसी है मेरे बच्चे, वेस्ट में बहती है, आंसर जाएगा ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया और पालार एंड पेनार। भीमा मूसी कोयना घाट पर भाई ये सारी की सारी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी थी, वहीं से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदियां दक्कन नदियों के साथ सुमेलित नहीं है, यानी कि विद द डेक्कन रिवर, डेक्कन रिवर्स के साथ सुमेलित नहीं है। रिवर और ट्रिब्यूटरी पूछा गया है, क्या पूछा गया, रिवर है उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी दी गई है, सहायक नदी दी गई है। तो देखिएगा सबसे पहली भवानी, भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी, कृष्णा की, नहीं, भवानी तो कावेरी की, कवानी काबिनी भवानी दोनों कावेरी की, तो पहला एक तो जोड़ा ये सही है। मंजरा, हाजी, परवरा, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा, ये सारी गोदावरी के, भीमा मूसी कोयना कृष्णा की है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा है, क्या पूछा है, अच्छा कौन सा करेक्ट मैच है, तो कौन सा करेक्ट मैच मेरे बच्चे, सिर्फ 2 करेक्ट मैच 2 एंड 3 दिखाई देता है, आंसर जाएगा बी इज द करेक्ट, 2 एंड 3 आर करेक्टली मैच्ड। भवानी कावेरी की है और भीमा किसकी है, ऊपर कृष्णा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 139, कौन सा भारत में लेटराइट मृदा में पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता। ICAR ने 8 प्रकार की सोइल बताई, लेटराइट सोइल जिसमें कैशू का प्रोडक्शन अच्छा होता है और जो कि डिफिशियंट होती है लगभग सभी मिनरल्स में, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, पोटास उच्च मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटास नहीं मेरे, हाँ मेरे बच्चे, क्या पाया जाता है, पोटास या फिर फॉस्फेट। कुछ यहां पर कुछ ने आंसर किया था कि सर ये फॉस्फेट होगा और कुछ ने आंसर किया था कि ये पोटास होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं मेरे बच्चे, यहां पूछा गया आपसे पर्याप्त मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में जिस जो ज्यादा पाएगा, रिच पूछा गया है, ना कि डिफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन में भी डिफिशिएंट है, पोटास में भी डिफिशिएंट है और कैल्शियम में भी डिफिशिएंट है। इसमें फॉस्फेट पाया जाता है मेरे बच्चे, अच्छी मात्रा में फॉस्फेट पाया जाता है और इसे क्या भी कहा जाता है, इसे ब्रिक सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिक सॉइल। फॉस्फेट ज्यादा होने की वजह से इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, एकदम से जैसे धूप पड़ती है तो हार्ड हो जाती है, यानी कि इसीलिए इसे ब्रिक सॉइल यानी कि ईंट बनाने वाली मिट्टी कहा जाता है। तो फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कथनों पर विचार करना है मेरे बच्चे। पहला कहा गया यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकट से निकलते, हाँ जी मैंने बताया, मानसरोवर से कौन सी, इंडस, नीचे राकसताल से कौन सी, नाम था सतलज, यहीं से आपका चैमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है, यहां से निकलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तो पहली बात जाती है, बिल्कुल करेक्ट। यह नामचा बरवा के पास यू मोड़ लेती है, हाँ जी नामचा बरवा के पास यू मोड़ लेती है, दिहांग गोर्ज से पास करती है, मोड़ लेते हैं भारत में महाखंड गोर्ज के माध्यम से, हाँ जी गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करते हैं। 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है। करेक्ट अनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है, कौन सा कथन सही, करेक्ट, तो करेक्ट जाएगा मेरे बच्चे, 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युवा संगठन योजना का आदर्श वाक्य स्वयं पहले आप, मी बट यू, क्या पूछा गया, नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप कहा गया, तो ये पूछा गया आपका स्टैटिक जी का क्वेश्चन, ये है आपका एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का, या क्या कहा गया इसे, यहां से क्या कहा गया, पहला वाक्य कहा गया, आदर्श वाक्य है एनएसएस का। उसके बाद फिर ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है मेरे बच्चे। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान किससे संबंध है, ये आपका गवर्नमेंट ने चला था फिटनेस का डोज, फिटनेस इंडिया कार्यक्रम में ये वाक्य दिया गया था, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। करंट के क्वेश्चन काफी अच्छा है मेरे बच्चे, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो हो पाया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं हो पाया होगा, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम करंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होंगे आप लोग। उसके बाद फिर
कोझिकोड को कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के में संगीत नगरी के रूप में शामिल किया नहीं मेरे बच्चे। इसे किसमें शामिल किया गया? इसे आपका यहां पर सिटी ऑफ म्यूजिक नहीं, इसे सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया। क्या कहा गया? सिटी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में शामिल किया गया था यूनेस्को ने किसको? कोझिकोड को। उसके बाद फिर गरबा यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, बिल्कुल करेक्ट है, इंटेंजिबल में। ग्वालियर हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज सिटी ऑफ, नहीं ये क्या था मेरे बच्चे? ये सिटी ऑफ म्यूजिक। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक कहा गया था। तो आंसर तो क्या पूछा गया? करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट? मैंने अबाउट द स्टेटमेंट आर का कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल और केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे बच्चे। कौन सी? एक। गरबा 2 इज द करेक्ट, ओनली 1 इज द करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट, आसियान में भारतीय मिशन द्वारा निम्नलिखित किस देश में आसियान पोषक अनाज महोत्सव? अच्छा, ये आपका पूछा गया और कहां पर? मिलेट फेस्टिवल 2023 एशियान का। तो एशियान का ये हुआ मेरे बच्चे इंडोनेशिया में। एशियान का मिलेट फेस्टिवल 2023 कहां हुआ? ये इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर 2023 के करंट के क्वेश्चन पूछे, यानी कि पिछले पीछे के क्वेश्चन पूछ लिए गए मेरे बच्चे, इसलिए प्रॉब्लम्स आई है। अक्टूबर पुणे में प्रथम भारतीय सैन्य महोत्सव का उद्घाटन, मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर, बिल्कुल 21 अक्टूबर को। पुणे में नहीं लेकिन मेरे बच्चे, ये पुणे में नहीं, ये आपका कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये तो करेक्ट है ऊपर का, लेकिन इन पुणे नहीं, इन दिल्ली आएगा। तो पहला क्या जाएगा? अनकरेक्ट जाएगा। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस वाज फ्लैश्ड ऑफ इन इंडिया इन बेंगलोर, नहीं ये भी मेरे बच्चे, ये भी कहां? ये भी न्यू दिल्ली में चलाई गई। ये भी कहां चलाई गई मेरे बच्चे? ये भी न्यू दिल्ली में चलाई गई। दूसरा भी क्या हो जाता है? स्टेटमेंट गलत। तीसरा स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका चेयर द 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2023, बिल्कुल 2023 में जो ब्रिक्स समिट हुआ कहां हुआ मेरे बच्चे? साउथ अफ्रीका में, ये करेक्ट है। फिर पूछा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाज फ्लैश्ड ऑफ इन 2023 फ्रॉम झारखंड, हाँ जी बिल्कुल झारखंड से स्टार्ट किया गया था, ये भी करेक्ट है। 3 और 4 यानी कि क्या पूछा गया? अबव स्टेटमेंट। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बी जाएगा आंसर मेरे बच्चे। 2 स्टेटमेंट यहां पर हमें करेक्ट दिखाई दी। अगला क्वेश्चन, उल्लास योजना के संबंध में पूछा गया। उल्लास योजना नॉट करेक्ट पूछा गया। इट करंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच एम्स टू सिक्योरिंग चाइल्डहुड फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे, ये बात नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है तो इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में करेक्ट है और नॉट करेक्ट है। तो उल्लास स्कीम इज नॉट करेक्ट, तो इसके बारे में नॉट करेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये क्या है? ये बात गलत है। ये क्या है? बात गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ कितने सालों के लिए? 15 या फिर 15 साल से ज्यादा के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए बनाई गई है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही कथन क्या है? पहला ही कथन सही नहीं है। दूसरा कथन क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका उद्देश्य 15 या उससे अधिक आयु के उन वयस्कों का, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन मेरे बच्चे क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला केवल एक। आंसर जाएगा 1, ओनली 1 इज द करेक्ट। पहला सही नहीं है। नाटो के संबंध में फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ साइनिंग ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी, बिल्कुल साइन होता है वाशिंगटन ट्रीटी में। IMF वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय का वाशिंगटन DC। रशिया इज नॉट मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है यहां। और इसका क्या नहीं? मेंबर, रशिया मेंबर, नाटो का मेंबर नहीं है। इट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम UN चार्टर, बिल्कुल UN चार्टर के द्वारा चलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर UN चार्टर का आर्टिकल 51 के द्वारा है। उसके बाद फिर फिनलैंड इज इट्स लेटेस्ट में, फिनलैंड नहीं मेरे बच्चे, स्वीडन इट्स, इसका क्या है? स्वीडन। स्वीडन सबसे लेटेस्ट जो है इसमें कौन जोड़ा गया? स्वीडन जोड़ा गया। तो आंसर क्या जाएगा? नॉट करेक्ट पूछा गया तो नॉट करेक्ट होगा, डी जाएगा आंसर। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में भारत ने एक द्विपक्षीय करार किया, अच्छा, बाइलेटरल एग्रीमेंट थ्रू विच विल प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस टू, जो 20 फीट बेली ब्रिज है मेरे बच्चे, ये किसके लिए? ये आपका म्यांमार के साथ हुआ। किसके साथ मेरे बच्चे? म्यांमार के साथ बाइलेटरली समझौता हुआ। उसके बाद फिर विच वन अमंग द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज नॉट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड USA, भारत और USA के बीच में नहीं होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मेरे बच्चे आंसर जाएगा डी, वरुणा। किसके मध्य होती है? ये होती है आपका इंडिया एंड फ्रांस। किसके मध्य? इंडिया और फ्रांस के मध्य, इंडिया और फ्रांस के मध्य होती है। आंसर गया डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किए। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 10वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने 10वां नहीं मेरे बच्चे, इसमें तो भारत का स्थान रहा मेरे बच्चे 38। कौन सा 38 रैंक रही, तो ये तो क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट वाज हेल्ड इन विशाखापत्तनम। क्या ये विशाखापत्तनम समिट कहां, शिखर सम्मेलन 2023 का विशाखापत्तनम में हुआ? हाँ जी, ये बात क्या है, ये बात जम रही है, बिल्कुल जम रही है। ये कहां हुआ, विशाखापत्तनम में? अरे घोंचू मेरे बच्चे, ये हुआ था मुंबई में। ये कहां हुआ मेरे बच्चे, ये हुआ मुंबई में। तो ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद पूछा गया अमृतकाल विजन किसके बारे में? शिखर सम्मेलन 2023 के समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को प्रारंभ किया गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल किया गया। तीसरा सही हो जाता है। तो क्या पूछा गया, कौन सा सही है? तो कितने कथन सही है? कितने कथन? एक कथन होगा मेरे बच्चे, कौन सा नहीं, कितने कथन। तो आंसर जाएगा 1। तो ये था मेरे बच्चे सॉल्यूशन आपका पूरे जी के जीएस का, फिजिक्स का इब्राहिम सर ने आपको सॉल्यूशन करा ही दिया है। तो आई होप सभी ने देख लिया होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। और मैं अपनी तरफ से बोलता हूं कि ये लगभग 100% ऑथेंटिक आंसर की है। किसी से भी मैच कर लीजिएगा, कोई यूट्यूब चैनल आपको कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन मेरा मानना ये है, और बाकी आंसर की आने के बाद आप मैच कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आज के इस एनडीए जीएटी के फिजिक्स के सेक्शन के सॉल्यूशन में। तो 1 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि संडे को, तो उस पेपर में जो फिजिक्स का सेक्शन था उसके सॉल्यूशन को जानेंगे और देखेंगे किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे और क्या उनके आंसर्स होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो है क्वेश्चन ले रहा हूँ और स्क्रीन पर देखिए, सबसे प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कहाँ से, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है आपसे कि 5 ओम और 7 ओम के 2 प्रतिरोध यानी कि 2 रेजिस्टेंस है, उनको पहले श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में लिया गया है और फिर उनको इस प्रकार से कंबाइन किया गया है कि कॉम्बिनेशन, फिर उनको 36 ओम के साथ जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया है कि संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या कहेंगे, यानी कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है कि कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों पहले आप सीरीज सॉल्व कर लीजिए। तो पहले देखिए, सीरीज अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 5 और प्लस 7, तो 7 और 5 ये हो जाएगा आपका 12 ओम हो जाएगा। ठीक, अब आपने इसको पैरेलल में जोड़ दिया। किसके साथ पैरेलल में जोड़ दिया गया है? 36 के साथ पैरेलल में। तो R1 R2 यानी कि 12, ठीक है, गुणा गया 36 और डिवाइड में जाएगा R1 प्लस R2 यानी कि 12 प्लस 36। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 36 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 48। तो 12 चौके होगा 48 और 4 से 36 को काटेंगे तो आंसर आएगा 9 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि 9 ओम इज़ द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लिया गया है और सवाल में आपसे क्या पूछा गया देखते हैं। सवाल में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि चित्र में नगण्य द्रव यानी कि उपेक्षणीय, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनके मास को हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं, खोखले घन दिए गए, क्यूब दिए गए C1 और C2, जो कि ρ1 और ρ2 घनत्व के द्रवों से भरे हुए हैं, यानी कि यहाँ ρ1 डेंसिटी है और यहाँ पर क्या है आपकी ρ2 डेंसिटी है। तो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ρ1 डेंसिटी है और इधर कितनी डेंसिटी है ρ2, और पानी की डेंसिटी कितना दिया है ρw दिया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सबसे सही होगा। देखिए दोस्तों, ρ2 वाला जो डेंसिटी है वो अंदर की तरफ जो है धंस गया है, यानी कि ज़्यादा भाग उसका जो है डूब गया है। तो आप कह सकते हैं कि ρ2 जो है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगा।
ठीक है। और रोवन देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट इमर्ज नहीं हुआ है। कंप्लीट जब डूबा नहीं है तो हम कहेंगे कि इसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होगा भाई, कम होगा। तो सही ऑप्शन जाएगा ये वाला, सबसे ज़्यादा रो टू होगा फिर रो डब्ल्यू। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री जिसका भार 600 न्यूटन है, आपको एक एस्ट्रोनॉट के बारे में बताया गया है, और ये कहा गया है कि एस्ट्रोनॉट का जो वेट है वो 600 न्यूटन है, एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। देखिए वेटलेसनेस को हिंदी में कहा जाता है भारहीनता कहा जाता है। वेटलेसनेस को क्या कहा जाता है, भारहीनता कहा जाता है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस कंडीशन में कौन सी बात सबसे सही होगी। तो भारहीनता कब होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जब रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। जब R इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो W इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। जैसे कि एक चोर अगर अपने पीठ पर एक बैग टांगे और जो है किसी मकान की मंजिल से कूद जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स जीरो होगा, और रिएक्शन फोर्स जीरो होने की वजह से R जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आंसर देखिए कौन सा होगा, सही आंसर देखिए क्या होगा, अंतरिक्ष यात्री पर अंतरिक्ष स्टेशन के तल पर सामान्य, यानी कि यहाँ लंबवत होना चाहिए, वैसे लंबवत प्रतिक्रिया शून्य होगी। तो सही आंसर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। देखिए ये सब जो है आजकल गूगल ट्रांसलेशन का ज़माना चल रहा है तो यूपीएससी वालों ने भी गूगल ट्रांसलेशन से ये ट्रांसलेट कर रखा है, क्योंकि यहाँ लिखा है सामान्य प्रतिक्रिया, जबकि यहाँ आना चाहिए लंबवत प्रतिक्रिया, क्योंकि अंग्रेजी में नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए आप जो है रेफ़र करें, ठीक है, जो है इंग्लिश वाले लैंग्वेज को ज़्यादा रेफ़र करें। और यूपीएससी ये कहता भी है कि अगर जो है आपका डाउट रहता है इंग्लिश और हिंदी में, तो सबसे सटीक जो माना जाएगा वो इंग्लिश को ही माना जाएगा। तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो सकते थे, सामान्य वर्ड जो लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए दोस्तों, कांटेक्ट फोर्स किसे कहा जाता है, कांटेक्ट कहा जाता है जहां पर फोर्स लगाने वाली एजेंसी और वस्तु के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन वहां पर हो। तो कह रहा है कि इट अपीयर बिटवीन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कह सकते हैं जी, ठीक है। इट सेटिस्फाई द न्यूटन थर्ड लॉ, बिल्कुल कह सकते हैं। इट में अपीयर बिटवीन अ पेयर ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, जी हाँ, यहाँ एडेसिव फोर्स कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, एडेसिव फोर्स कहेंगे। और एडेसिव फोर्स भी एक किस्म का कांटेक्ट फोर्स होता है। तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 कहां पर देख रहा है, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा कि तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही हैं, तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। तो अगला सवाल स्क्रीन पर आप सबके सामने देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रे डायग्राम। तो आपको बताना है कि सबसे सही रे डायग्राम कहां पर बना हुआ है। तो सबसे सही रे डायग्राम देखते हैं कहां पर बना है। तो सबसे पहले इस वाले डायग्राम को देखिए, फोकस से निकली है और फोकस पे जा रही है, तो गलत हो गया। 2F से निकला है और फिर यहां देखिए 2F के बाद पैरेलल नहीं होता है, जाने वाली किरणें पैरेलल होती है कहां से, अगर फोकस से गुजर रही हैं। ये वाला गलत हो गया, 2F के जाने के बाद पैरेलल नहीं होता है। तो सबसे सही आंसर देखिए, मार्क कीजिए इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। डी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये रे जा रही है तो सीधी चली गई, और ये देखो यहां से गई लेकिन फिर फोकस से पास हुई तब जाके पैरेलल हुई है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। रे डायग्राम पर बेसिक सा सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, देखिए लाइटनिंग इज ड्यू टू, देखिए यहां बोला गया है कि जो ताड़ित्र यानी कि जो बिजली चमकती है, ठीक है, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है। तो लाइटनिंग में देखिए शॉर्ट सर्किट का कोई लेना देना नहीं होता है, ये इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज होती है, इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे सही आंसर आएगा द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस, में मार्क कर देता हूं, इसको कहते हैं इम्बैलेंस ऑफ चार्ज। तो आंसर जो होगा इसका ये होगा द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द बेस एंड द कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑन द टॉप ऑफ अ क्लाउड। तो सी ऑप्शन आपका सबसे सही ऑप्शन होगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, किस टॉपिक से पूछा गया था, तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब वुड ग्लो द मोस्ट। तो कह रहा है कि किस सिचुएशन में बल्ब जो है सबसे अधिक तीव्रता से जलेंगे, और कह रहा है कि बैटरी को आप एक जैसा मान लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस कॉम्बिनेशन के लिए करंट सबसे ज्यादा होगी वहां सबसे ज्यादा ग्लो होगा। तो यहां देखिए, यहां पर सिंगल बैटरी, तो इसका ईएमएफ ई ले लेते हैं, रेजिस्टेंस आर आर 2R हो जाएगा। तो यहां करंट कितना हो जाएगा, E/2R हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि सर जो ग्लो है ना, जो ब्राइटनेस है वो वो करंट, उस करंट पर डिपेंड करती है। यहां देखिए, यहां 2E कर दिया उसने, दो सेल लगा दिए उसने, लेकिन रेजिस्टेंस 2R होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, E/R हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए क्या हुआ, सिंगल सेल लगा दिया, तो यहां I इज इक्वल टू E/R हो जाएगा। चलो ये भी E/R हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए R, तो रेजिस्टेंस कितना R/2, और बैटरी डबल कर दी 2E, तो ये हो जाएगा आपका 2E अपॉन कितना R/2, तो ये हो जाएगा आपका 4E/R। लेकिन जब ये करंट यहां आएगी तो डिवाइड हो जाएगी बराबर बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है, तो 4E/R यानी कि ये हो जाएगा 2E/R करंट यहां होगा, 2E/R करंट यहां होगा। तो सबसे ज्यादा करंट इसी में आपको दिख रहा है, तो ब्राइटनेस क्या होगी, सबसे ज्यादा डी ऑप्शन में ही होने वाली है। और ये आप जनरल भी मार्क कर सकते थे, क्योंकि घर में जो हम लोग लगाते हैं, जो अप्लायंसेस को लगाए जाते हैं, बल्ब लगाए जाते हैं, वो पैरेलल में ही हम लोग जो है कनेक्ट करके रखते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर बहुत सारी चीजें लोगों ने मिस की हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहां क्या चीजें मिस की हैं। भाई सभी लोग इस वाले ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं ये वाला ऑप्शन सही होगा, जबकि जब स्काई डाइवर जब पैराशूट खोलेगा तो वहां टर्मिनल वेलोसिटी के कंसेप्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पहले क्या होगा, पहले तो उसकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब मोमेंटरली टर्मिनल वेलोसिटी होगा, अचानक से जब पैराशूट खुलेगा तो क्या होगा, अचानक से वेलोसिटी गिरेगी, और फिर वापस से फिर से टर्मिनल वेलोसिटी धीरे धीरे वो जो है करके नीचे आएगा। ऑलमोस्ट यहां देखिए कांस्टेंट है, और फिर अचानक से जीरो होगा। तो सबसे सही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का यही होगा। ठीक है, यहां दो रीजन आपको बता देता हूं टर्मिनल वेलोसिटी के कौन कौन से हैं। एक तो ये रीजन टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग का कंसेप्ट यहां लगेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, और एक रीजन मैं आपको ये बता देता हूं, एक रीजन आपका ये है, ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी के दो रीजन यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर ए होगा। ठीक है, क्योंकि वो पैराशूट जो है जब खोलेगा तो उसके बाद अचानक से जो है धीरे धीरे से क्या होगा, अचानक से मतलब एकदम से वेलोसिटी गिरेगी। तो ये बाकायदे ये स्ट्रेट लाइन, ये हल्का सा ये टिल्ट है यहां पर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, तो कंप्यूटर महाशय अगला सवाल खोल दीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केच रिप्रेजेंट द सेकंड क्लास ऑफ लीवर। देखिए सेकंड क्लास ऑफ लीवर में क्या होता है, लोड बीच में होता है और इधर उधर क्या होते हैं, एफर्ट होते हैं। जैसे कि आपका व्हील बैरो, ठीक है, यानी कि बोझा उठाने वाली गाड़ी देखी होगी, या नगर निगम के लोग आते हैं सफाई करने, उनके पास भी आपने वो हाथ गाड़ी देखी होगी, उसको व्हील बैरो कहा जाता है। तो उसमें लोड बीच में होता है, तो ये, और फलक्रम आगे होता है, तो और एफर्ट हम पीछे से लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे सही जवाब होगा, तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखो, इसको बड़े लॉजिक से हम लोग कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा ये सवाल है। तो इसमें आपसे कहा गया कि वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग्स आपको बतानी है। तो वोल्ट मीटर देखिए 3 एम्पियर का करंट यहां जा रहा है, और वोल्ट मीटर लगा है 100 के लिए, तो यहां V की वैल्यू तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 100 गुणा गया 3, और बराबर आप यहां 300 वोल्ट आंसर दे देंगे। अब देखिए अगर 100 ओम में 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 200 ओम में उसका आधा जाएगा, यानी कि यहां 1.5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, और अगर 100 में 3 जा रहा है तो 300 में कितना जाएगा, 1 जाएगा। बस टोटल करंट यहां जोड़ लीजिए,
3 और एक 4 और एक 5, 5.5, तो सबसे सही आंसर होगा 300 और 5.5। सो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो के बेसिस पे बार बार जब भी हम पैरेलल सॉल्व करते हैं तो जनरली मैं क्या करता हूं, मैं रेशियो ढूंढता हूं पहले। अगर रेशियो यहां मिल रहा है तो कैलकुलेशन बच जाती है हमारी। ठीक है, कैलकुलेशन जो है बहुत हद तक कम हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला सवाल देखिए क्या आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा था, तो देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो मायोपिक आई होती है, यानी कि जिस बंदे को मायोपिया हो गया है, तो मायोपिक आई में क्या होता है, देखिए इस तरह से याद करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट का ठीक दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष, दूर का ठीक दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, ऐसा याद कर सकते हैं। तो व्यक्ति को निकट की चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक वाहन विराम अवस्था से किसी रेखीय पथ पर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, पहले t सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलता है। तो लेकिन न्यूमेरिकल टाइप है, तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे इस क्वेश्चन के आंसर तक हमें पहुंचना था। ठीक है, तो विराम से चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए तो s1 पहले कितनी दूरी विराम से चलता है 0, ठीक है, प्लस 1/2, और यहां देखिए एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहां 2 कर दिया, और t समय तक चलता है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि यहां से जो आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी, ठीक है, वो आएगी टी स्क्वायर। S1 कितना आ गया आपका, S1 आ गया टी स्क्वायर। उसके बाद क्या कहा है कि उसके 10 सेकंड के बाद, ठीक है, तो दोस्तों यहां से वो चला तो 10 सेकंड के बाद कह रहा है, तो 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर, शुरुआत में a एक्सेलरेशन से चल रहा था तो 2, ठीक है, और ये देखो ये वाला जो है t सेकंड लगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा है वो t सेकंड का टाइम लगा है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 2t रहने वाली है। अब यहां से 10 सेकंड के बाद तक चलेगा वो, यहां से 10 सेकंड के बाद तक चलेगा, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन होगा, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। तो मान लो ये दूरी कितनी है, s2 है, तो जब हम s2 को कैलकुलेट करेंगे तो u, ये जो v है यहां पर ये u बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t, और टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड, और प्लस कितना हाफ, एक्सेलरेशन 5, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा ये कितना 50 बार कट जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20t, और प्लस 5 पंजे 25, 250 ये हो जाएगा। अब टोटल जो यात्रा दे रखी है S1 प्लस S2, वो आपको कितना दिया है, वो 550 दिया है दोस्तों, 550 मीटर। तो S1 तो आपका t स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस फिर ये हो जाएगा आपका 20t, और प्लस कितना हो जाएगा 250 माइनस 550 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, t स्क्वायर प्लस 20t माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ फैक्टर जब करेंगे तो t की वैल्यू आपको कितने मिलने वाली है, 10 सेकंड यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर जब आप करेंगे तो 10 और 30 जो है इसके, जो 10 और 30 इसके फैक्टर आएंगे, ठीक है, आप 20 लाना है आपको, ठीक है, तो ये आपका जो है 10 और 30 के फैक्टर आएंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, 10 सेकंड आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कद्दू का भार 7.5 न्यूटन है, और जब इस कद्दू को जो है पानी में डुबाया जाता है तो 3/4 लीटर ये विस्थापित करता है। देखो दोस्तों ये बहुत जर्नल सा कंसेप्ट है कि कोई भी बॉडी अपने वॉल्यूम के इक्वल ही लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, क्योंकि यहां कंप्लीटली मर्ज का केस दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ जो है ये जो आपका पंपकिन है, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ पंपकिन इनटू जी, तो ये पंपकिन का वेट हो गया, और पंपकिन का वेट कितना है 7.5 है, तो 3/4 लीटर, तो यहाँ 3/4, और लीटर है तो उसको 10⁻³ लगा दीजिएगा, इनटू कितना रो, और जी को आप 10 ले लीजिएगा, और ये 7.5 हो जाएगा। तो आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 2.5 आएगा। तो 7.5 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। सो रो अब यहां बचा कितना 10⁻² इनटू रो,
अब इस 4 को मैं इधर भेजूंगा तो ये 10 हो जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000 आपका आंसर आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सबसे सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। देखिए कह रहा है कि एक यहां पर भी जो है यूपीएससी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई यहां पर भी आपने गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके बच्चों को यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि यहां आपने लिखा है मनी स्पेंड इन प्रोड्यूसिंग लाइट, यहां तो समझ में आता है प्रकाश, लेकिन आप फिर यहां कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन पर व्यय किए गए जो है धन के लिए निम्नलिखित में से सही धनराशि क्या है। तो यहां विद्युत उत्पादन, तो भाई बल्ब अगर जल रहा है तो पूरा विद्युत जो है, अब विद्युत उत्पादन कहां करेगा बल्ब, यहां ना चाहिए था प्रकाश उत्पादन। चलिए फिर भी इसको इंग्लिश वाले से सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कहता है कि अगर कभी भी लैंग्वेज में कोई गड़बड़ हुई तो इंग्लिश को ही सही माना जाएगा। तो एक बल्ब है आपका जो कि 200 ओम का है और 2 एम्पियर करंट ले रहा है, टोटल जो है पावर निकाल दी। सो P इज इक्वल टू कितना, 200 गुणा गया 2, ठीक है, यानी कि 400 वाट का आपका बल्ब है, ठीक है। आप उसको 10 घंटे के लिए खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यूनिट कितनी खर्च करेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं, तो 400 वाट 10 घंटे तक आपने उसे खुला छोड़ा, डिवाइड कीजिए किससे, 1000 से, 3 जीरो यहां लपेटे में आ गई तो यहां बचा 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट हो गया, लेकिन उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही प्रकाश के रूप में आपको मिलता है, लाइट के फॉर्म में मिलता है। तो टोटल यहां पर जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो 4 और गुणा गया 5, 20 रुपए की टोटल कॉस्ट है, लेकिन इसमें लाइट के साथ साथ हीट भी है और लाइट सिर्फ 20% ही कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कॉस्ट फॉर लाइट कितना हो गया, कॉस्ट फॉर लाइट, ठीक है, कॉस्ट फॉर लाइट कितना हुआ, तो इसका 20% निकाल लीजिए, 20 गुणा गया 20% निकाल लीजिए बाई 100, 0 से 0 जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट 200 था, 2 एम्पियर की वो थी और 5 रुपए उसकी यूनिट थी, तो हमने टोटल निकाला उसका पहले, अच्छा 10 घंटे के लिए चलाया गया था, तो 400 वाट का आपका बल्ब हो गया, ठीक है, 2 एम्पियर करंट हो गई और डिवाइड कर दिया हमने 1000 से, तो 4 यूनिट हो गई। 1 यूनिट कितने रुपए की है, 5 रुपए की है, तो 5 चौको कितना हो गया, 20। अब क्योंकि इसका सिर्फ 20% हिस्सा ही यहां पर खर्च होता है, तो एक बार जरा लैंग्वेज को दोबारा से रीड करते हैं, क्या कह रहा है कि एक बल्ब है, कन्वर्ट 20% ऑफ इट्स पावर कंजम्पशन इनटू लाइट, द रिमेनिंग पावर इज डिसिपेटेड एज हीट। तो रिमेनिंग पावर जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करते हैं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन में एरर लग रहा है, तो कैलकुलेशन एरर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर टोटल जो है पावर कंजम्पशन हमें देखनी है, हाँ यहां थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, तो कैलकुलेशन को दोबारा से करते हैं, ठीक है। गलती मैं बताता हूं, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको वोल्टेज समझ लिया, ठीक है, जबकि यहां वोल्टेज नहीं है वो। चलो देखो, हाँ एरर पता चल गई हमें, तो P इज इक्वल टू I²R लगाना था हमें, ठीक है। तो 2 एम्पियर है, तो 2 दूनी 4 गुणा गया कितना, 200 ओम, हाँ ये गलती हम यहाँ कर बैठे हैं, तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो है 800 वाट का ये आपका बल्ब हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो यूनिट्स ये खर्चा करेगा, तो यूनिट खर्चा करेगा ये 800 गुणा गया 10 घंटे के लिए चला रहे हो आप इसे, और बटे गया कितना 1000, तो ये 3 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगी, तो ये 8 यूनिट यहाँ पर जो है 8 यूनिट खर्चा होगा। तो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा, 8 और 5 रुपए 1 यूनिट का है, तो 8 पंजे 40 रुपए यहाँ पर जो है टोटल खर्चा होगा। लेकिन सिर्फ लाइट में कितना खर्चा होगा, सिर्फ लाइट में खर्चा होगा 20%, ठीक है। तो कॉस्ट फॉर लाइट निकाल लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट फॉर लाइट के लिए निकाल लेते हैं, लाइट पर कितना खर्चा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 और इनटू कितना 20% डिवाइडेड बाय 100। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, 8 रुपए खर्चा हमने टोटल लाइट पे किया है और बाकी का खर्चा जो है वो हीट प्रोड्यूस करने में खर्च हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे। क्या है अगला सवाल, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ हीट।
देखिए हीट जो फ्लो है, हीट को हम क्या कहते हैं, हीट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापांतर। तो यहां देखिए द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये आपका जो है सही आंसर होगा कि ये एक वो एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। तो सी इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, कंप्यूटर जी अगला सवाल ओपन कीजिए। ये देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि दो ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान का अनुपात आपको दिया। ये कहानी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी सिर्फ। तो आप जानिए कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। F12 और F21 दोनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए आंसर जाएगा आपका कितना, 1:1। ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार जो है दिया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर जो है एक कंफ्यूजन है कैलकुलेशन का, तो चेक कर लेते हैं। अगर कैलकुलेशन वाइज इस क्वेश्चन में कुछ एरर है तो सभी को वेटेज मिलेगा, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं, ये वाला नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो फ्रिक्शन वाला है, सॉरी है, ये वाला नहीं है वो। तो कह रहा है कि एक कार जो है 1000 किलो की है और मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। सो यू आपको 72 दे दिया, 5/18 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 18 चौके 72, तो 5 चौके 20 जो है इसका आपका इनिशियल स्पीड आ गया। अब कह रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद ये 0.2 सेकंड में रुक जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना जो है फोर्स यहां पर लग रहा होगा। तो हम यूज करेंगे v = u - 80। ठीक है, तो v 0 हो जाएगा, u आपका 20 है और माइनस का a, और टाइम कितना है 0.2 सेकेंड आपको दिया है, इसको डिवाइड में ले जाइए। सो a = ये हो जाएगा 200/2। ठीक है, तो इसको काटेंगे यहां से तो ये 100 आ जाएगा आपका, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे कहा गया है कि बताइए फोर्स कितना होगा। सो F = ma यहां पर यूज कर लेंगे। तो मास जो आपको दिया गया है वो दिया गया 1000। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना आया आपका 100 आया, तो इसको हम कह सकते हैं 100 किलो न्यूटन, हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 100 किलो न्यूटन हम लोग इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी सबसे सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पर। अगला सवाल बनाते हैं। ये देखिए कह रहा है कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 320 ग्राम है, इसे एक ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि जब ये धरातल पर टकराएगा तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब इसकी चाल कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे mgh, और जब धरातल पर आएगा तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 mv²। तो mgh आपको कितना दे रखा है, 625 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू 2 कर दीजिए, और मास आपको कितना दिया है, 320 दिया है, 320। इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, v का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको ले जाइए इधर, ये हो जाएगा 625 गुणा गया 2, ये कितना हो जाएगा 320। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा आपका 1000। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये v का ऑप्शन होगा। जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे सही जवाब होगा आपका ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो है रेस्ट से चलना शुरू करती है और 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से ईस्ट डायरेक्शन में 10 सेकेंड तक चलती है। चलिए पहले इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना ट्रैवल कर लेगी यहां तक। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन तक वो पहुंच रही है। चलिए निकालते हैं जो है इसका जो है कैलकुलेशन करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ईस्ट डायरेक्शन में देखिए दोस्तों कितना ट्रैवल करेगा, रेस्ट से चल रहा है तो s = ut + ½ at²। तो s1 हो जाएगा, u तो आपका 0 हो गया, और ½ at² जब आप करेंगे, ठीक है, तो हाफ और a कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, और 10 सेकंड तक चलता है। कितने सेकंड, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ठीक है, ये इससे कटेगा तो ये कितना मीटर हो गया, 100 मीटर आ जाएगा। अब ये गाड़ी यहां पहुंची, फिर नीचे ले जाओ जरा इसको, क्योंकि अब वो कह रहा है कि वो साउथ में चला गया, और साउथ में 10 सेकंड के लिए चला, लेकिन बीच में यहां रेस्ट में आया है, और फिर जो है 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला है। तो s2 = 0। ठीक है, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है आपका
4√2 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, तो ये 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है आपका 200√2, कितना 200√2 यहाँ पर आएगा। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जब आप इसका स्क्वायर पाइथागोरस से निकालेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 1 2 3 4 जीरो, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा वहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 और 00 300 मीटर आपका आंसर आएगा। सो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सबसे सही जवाब होगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंतजार कर रहा है आपका। बोला है कि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एनडीए में बार बार जो है आता रहता है। तो आपसे कहा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की करेक्ट फोकल लेंथ पी आपको दिया है कितना 2.5 और कंबाइन किया आपने 2.0 डायप्टर, तो ये बचा 0.5 डायप्टर। सो पी बराबर होता है आपका 1/f इन मीटर, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.5, तो ये हो जाएगा आपका 10/5 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है तो सी आपका सही आंसर होगा, +2 मीटर आपके क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसी मेन्स डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस द डायरेक्शन इन एवरी सेकंड। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और हम ये कहते हैं कि एक सेकंड में 100 बार, एक सेकंड में क्या है 100 बार वो क्या होता है अपना जो है डायरेक्शन चेंज करता है। तो एक सेकंड में 100 बार का मतलब हो गया कि 1/100 सेकंड के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बेसिक सा क्वेश्चन है। सो आंसर आएगा 1/100 सेकंड, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज का ये इस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक चक्कर में 2 बार बदलता है, तो इसलिए डबल हो गया, तो एक सेकंड में 100 बार बदलेगा, यानी कि 1/100 सेकंड के बाद बदलता रहेगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से इस क्वेश्चन के आंसर तक हमें पहुंचना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको सॉल्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई यहां ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, फिर भी वेट करेंगे कि इस करेक्ट आंसर की यूपीएससी क्या देता है। तो कह रहा है कि एक ब्लॉक है जो 2 किलो का है और स्लाइड हो रहा है एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पर। लेट द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक एट अ पर्टिकुलर टाइम इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो अगर यहां पर हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v² इज इक्वल टू u² माइनस का 2as, तो अगर मैं यहां से a निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आएगा आपका u²/2s, ठीक है। देखो कैलकुलेशन वाइज बताता हूं मुझे गलत क्यों लगा। तो u जो है आपको कितना दिया हुआ है, u आपको 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, और 2s को अगर आप देखेंगे तो 20 मीटर यहां पर है, सो यहां 20 मीटर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ब्लॉक रफ सरफेस पर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स होगा नहीं जो उसको रोक पाए, तो जो रिटार्डेशन यहाँ रिटार्डिंग फोर्स यहाँ मिलेगा F = ma, तो ये हो जाएगा। ब्लॉक का मास आपको 2 दिया है, तो 2 × 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर बन पा रहा है हमारा वो 5 न्यूटन हमारे हिसाब से बन रहा है, जबकि यहां 10, 20, 40 और 50 में आंसर दिया है। तो मेरे हिसाब से मैं नहीं समझ पाया कि इसमें ऑप्शंस इस तरह से क्यों दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन वाइज आंसर होगा वो 5 न्यूटन होगा। अगर क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो आपको सभी को वेटेज मिलेगी, अदरवाइज वेट करते हैं कि क्या आंसर इसका दिया गया है। बोला गया है कि गिवन बिलो द 4 केसेस विच सर्टेन हीट ट्रांसफर इज टेकिंग, तो आपको बताना है इन विच ऑफ द अबव केस द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किसके लिए एप्लीकेबल होती है, रेडिएशन के लिए। अगर विकिरण के रूप में जो है ऊष्मा का हानि हो रहा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। एक और लिमिटेशन है कि सराउंडिंग यानी कि वस्तु, ठीक है, और उसके परिवेश के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए कौन कौन जो है यहां पर लॉस करेगा। देखिए आइस मेल्टिंग इन अ ग्लास फुल ऑफ वाटर,
तो जब आप बर्फ को पानी में डाल देंगे तो बर्फ का जो हिस्सा होगा वो कुछ हीट लॉस वहां पर रेडिएशन से भी होगी, तो इस वजह से जो है वहां पर जो है देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वार्मिंग के लिए भी लगता है और उसके लिए ठंडेपन के लिए भी लगता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन भी यहां सही होगा दोस्तों, ठीक है, पहला ऑप्शन भी यहां सही होगा और ये वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा सही कि अ कप ऑफ कॉफी इज अलाउड टू कूल ऑन अ टेबल, मेटल रॉड इज हीटेड इन अ फर्नेस, यहां तो डायरेक्ट कंडक्शन हो रहा है। तो 1 और 4 देखिए सी ऑप्शन पर हम जाएंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, स्काई डाइवर का क्वेश्चन है, ग्राफ भी इस बार एनडीए ने पूछ लिया और ये भी, हालांकि ये बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए ये बेसिक साइंस का एप्लीकेशंस होता है, तो बेसिक साइंस के एप्लीकेशन के अनुसार इसने बोला है कि जब ये पैरासूट ओपन करेगा तो उस समय क्या होगा। देखिए दोस्तों जब पैरासूट ओपन करेगा तो क्यू वाला जो फोर्स है वो तो क्या होगा भाई, अभी ये ऐसे गिर रहा है नीचे, तो एयर फ्रिक्शन कम है और नीचे का वेट ज्यादा है, पैरासूट खुलेगा तो क्यू बढ़ जाएगा, लेकिन पी पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पी क्या है, पी इस केस में mg है, यानी कि पी इस केस में क्या है, वेट है, ठीक है। तो आंसर आएगा व्हेन द फोर्स, देखिए कह रहे कि जब पैरासूट ओपन होगा तो क्या होगा, आफ्टर द पैरासूट ओपन फोर्स पी रिमेन द सेम एंड क्यू इंक्रीजेस, और क्यू दोस्तों यहां पर बढ़ जाएगा, वो अभी हमने ग्राफ भी देखा था, ठीक है। तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे सही आंसर आपका ये होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। आई थिंक इतने ही सवाल हमारे पास थे, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये था आपका एनडीए का, ठीक है, फिजिक्स सेक्शन का जो है सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें कि कैसा रहा इस बार फिजिक्स का पेपर, तो अगर हम बात करेंगे तो देखिए देख सकते हैं आप, साउंड से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, साउंड का कोई भी एक सवाल आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन यहाँ पर उठता हुआ नजर नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिक्स में जो है बिल्कुल जो काइनेमेटिक्स है आपका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सब चीजें इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने बोला, और करंट इलेक्ट्रिसिटी इस बार हल्की फुल्की रही, हाँ कह सकते हैं, वैसे 7-8 क्वेश्चन आते थे लेकिन इस बार जो है 2-3 आपको देखने को मिले, और बाकी सवाल जो है आपका यानी कि हीट से इन्होंने सवाल उठाया है, 1-2 सवाल इन्होंने उठाए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी उठाया और साथ ही साथ आपसे जो है प्रिंसिपल भी पूछ लिया है कि हीट कब ट्रांसफर होगा, ठीक है। और यहां पर फ्लूइड का जो है आप देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक तो वो पंपकिन वाला क्वेश्चन और एक आपका जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वहां से भी सवाल उठा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इस बार थोड़ी सी शिफ्टिंग देखने को मिली है, ठीक है। और ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन था कि जो कॉनकेव जो है आपका मिरर होगा, ठीक है, तो उसके लिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। तो ऑप्टिक्स अपने आप में उतना ही रहा जितना रहता है, ठीक है। और हम ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ओवरऑल पेपर की जो है बात करेंगे तो मॉडरेट हम कहेंगे, बहुत टफ तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो सकते हैं जो कैलकुलेटिव आपके लिए लगे हों। तो दोस्तों ये था फिजिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। जय हिंद जय भारत।